लोकसभा चुनाव में इस बार चित्तौड़ का मूड क्या है? क्या एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जितवाने वाले हैं, उनको हैट्रिक लगवाने वाले हैं, या फिर मामला उदयलाल आंजना के हिस्से जाएगा? ये सभी चर्चाएं चल रही है, मगर इस बीच कुछ आंकड़ों के साथ में आपके सामने आया हूं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए 2009, 2014 और 2019 के कुछ आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। देखेंगे किस किस के बीच में संघर्ष हुआ, कौन कितने मतों के अंतर से हारा जीता, और सबसे ज़्यादा विश्लेषण इस बात का कि 2009 में, क्योंकि राजस्थान में उससे ठीक एक वर्ष पहले विधानसभा का चुनाव हो जाता है, तो 2009 के जब चुनाव हुए तो 8 में विधायकों की क्या स्थिति थी चित्तौड़गढ़ में। 2014 से पहले विश्लेषण करेंगे 13 में क्या स्थिति थी, 2019 से पहले 2018 में क्या स्थिति थी, और क्योंकि अब 2024 के चुनाव है तो 2023 के आंकड़े वहाँ के कहते क्या है, और चित्तौड़गढ़ में क्या कोई पर्दे के पीछे की राजनीतिक उठापटक भी देखी जा सकती है। इस पूरे विश्लेषण के साथ आज आंकड़ों से आपको मैं रूबरू करवाऊंगा, और उसके साथ जो एक विशेष बात जो चित्तौड़ से जुड़ी हुई भी आती है कि यहाँ पर भी जो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होता है। ये लोकसभा क्षेत्र भी काफ़ी फैला पसरा है, जिसमें कि 3 जिलों का अलग अलग क्षेत्र जुड़ता है। चित्तौड़गढ़ का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव रहता है। उसके बाद उदयपुर जिले से भी उसमें विधानसभाएँ आती है, और प्रतापगढ़ के रूप में प्रतापगढ़ का भी प्रतिनिधित्व चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जुड़ता है। प्रतापगढ़ बेल्ट हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है, मगर यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का भी प्रभाव देखा जाता रहा है। तो आंकड़ों की शुरुआत करते हैं 2009 का जो चुनाव हुआ था, जो कि मेवाड़ के उस वक्त की बड़ी कद्दावर राजनेता हुआ करती थी, अब कहीं किसी एक परिदृश्य से बाहर हो चुकी है, थोड़ा अब राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर गिरिजा व्यास राजसमंद से भी सांसद रही हुई, एक लंबे समय तक यहाँ की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति गिरिजा व्यास के इर्द गिर्द घूमती थी। तो 2009 में वो चित्तौड़ से चुनावी चेहरा थी कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे पर दाव खेला था जो चेहरा विधानसभा के गलियारों में तो काफी सफल रहा है, मगर उन्हें कहा गया कि जाइए आप लोकसभा में किस्मत आजमाइए। नाम होता है श्रीचंद कृपलानी। दोनों के बीच मुकाबला होता है, कड़ा मुकाबला होता है, और मुकाबले का परिणाम गिरिजा व्यास के खाते में जाता है। वो 2009 का चुनाव था जब आखिरी बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, मनमोहन सिंह सरकार रिपीट हुई थी। तो उस दौर में काफ़ी कुछ कांग्रेस के हिस्से राजस्थान से भी आया था, उसमें से एक सीट चित्तौड़ की भी होती है। तकरीबन 75,000 वोटों का मार्जिन रहा था दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में, और 75,000 के मार्जिन के साथ गिरिजा व्यास से चुनाव जीती थी। मगर उस वक्त इस एक तथ्य पर गौर करना बड़ी ज़रूरी है कि जो विधायकों की स्थिति थी 2008 में, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त ये 8 जो विधानसभाएं हैं, इसमें से 7 विधानसभाओं में कांग्रेस के चेहरे चुने गए थे। कांग्रेस के पास उस वक्त 7 विधायक थे, और मात्र एक प्रतापगढ़ ऐसी विधानसभा थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जीता था। उसके अलावा 7 ही विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक जीत के गए। तो एक बहुत बड़ी मजबूती मिल जाती है जब आपके ज़्यादा विधायक जीत के जाते हैं, तो वो मजबूती मिली, और उस मजबूती के परिणाम स्वरूप गिरिजा व्यास वो चुनाव जीती। फिर हालात बदलते हैं 2014, 2019 में। ये तो बताना बेमानी होगा कि कौन जीता, क्योंकि 25 से 25 भाजपा जीती है दोनों ही बार। तो परिणाम किसके पाले में गया ये तो जानते हैं, मगर कुछ तथ्य जरूर यहाँ से भी निकलेंगे जिनका मिलान हम आज के परिदृश्य से कर पाएंगे। तो 2014 का चुनाव आता है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बना चुकी होती है। 2014 में फिर एक प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी के नाम की महसूस की जाती है। उस एक लहर को हम सभी ने देखा था, और उस लहर में भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे को अवसर देती है। नाम होता है सीपी जोशी। सीपी जोशी को चुनाव लड़वाया जाता है। सामने कांग्रेस एक बार पुनः डॉक्टर गिरिजा व्यास पर दाव खेलती है। चुनाव एक तरफा होता है, और तकरीबन 3.25 लाख बताया जाता है कि एक मार्जिन रहा था। उस मार्जिन के साथ सीपी जोशी जीतकर पहली बार संसद में जाते हैं। बड़े मुखर होकर बोलते दिखाई देते हैं, बड़ी एक सक्रिय भूमिका उनकी संसद में नजर आती है। हालांकि वो एक शुरुआत थी सांसदी की, उसके बाद दूसरा कार्यकाल आते आते उनके हिस्से प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद आ जाएगा, ये किसी ने सोचा न था। मगर सफलताएं बड़ी शीघ्र उन्होंने प्राप्त की है, बड़ी जल्दी उनके हिस्से सफलताएं आई है। खैर, वो जो 2014 का साल था, जब 2013 के राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, कुछ ऐसे ही हालात उस वक्त चित्तौड़गढ़ में भी नजर आए थे, जहां 2008 के चुनाव में 7 कांग्रेस के विधायक थे, 2013 के चुनाव में 7 भाजपा के विधायक बन गए। हालांकि 2008 में एक विधायक भाजपा का बना था, मगर 2013 में एक भी विधायक
कांग्रेस का नहीं बना, जो 8वां विधायक था, रणधीर सिंह भिंडर थे, जो जनता सेना से निर्दलीय के तौर पर एक चुनाव लड़े और वो जीत के गए। तो कुल मिलाकर 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त चित्तौड़गढ़ की लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 7 पे भाजपा का कब्जा था और 1 पे निर्दलीय थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले से ही गए हुए निर्दलीय। रणधीर सिंह भिंडर जो अब वापस पाले में आ चुके हैं, 3.25 लाख का मार्जिन रहता है। फिर उसके बाद आता है 2019, एक ऐसा चुनाव जिसमें 2014 से ज़्यादा बड़ी लहर महसूस की गई और उस बड़ी लहर में जीत और भी बड़ी हो गई। भाजपा के इससे प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत आई। सीपी जोशी पुनः उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से इस बार चेहरा बदल दिया जाता है। पूर्व सांसद, हालांकि चित्तौड़ से नहीं रहे थे, वो पूर्व सांसद रहे थे राजसमंद से। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से 2009 में कांग्रेस के चेहरे पर गोपाल सिंह ईडवा चुनाव जीते थे। गोपाल सिंह ईडवा को कहा जाता है कि जाइए और चित्तौड़ चुनाव लड़िए, एक बार पुनः अपनी किस्मत आजमाइए। 2014 का चुनाव वो राजसमंद से हार चुके होते हैं। 2019 के लिए उनको चित्तौड़ भेजा जाता है। चित्तौड़ उनकी आशाओं के अनुरूप नजर नहीं आता है, एक बहुत बड़ी हार उनके हिस्से आती है। हालांकि कमाल की बात यह है कि अब वो गोपाल सिंह ईडवा भी भाजपा में आ चुके हैं। तो तकरीबन 5,80,000 के आसपास के मतांतर रहता है और सीपी जोशी लगभग अपने 2014 से दोगुने बहुमत के साथ, दोगुनी बड़ी जीत के साथ वो पुनः एक बार संसद में जाते हैं। और इस वक्त जो विधानसभाओं की स्थिति थी उस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें अशोक गहलोत वापसी करते हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है। तो उस वक्त जो विधायकों की स्थिति थी वो बड़े कमाल का आंकड़ा था। 4 विधायक दोनों ही पार्टियों के पास थे, 4 भाजपा 4 कांग्रेस। 4 विधायक होने के बावजूद एक बहुत बड़ी जीत भाजपा के हिस्से जाती है। तो ये वहाँ से एक ऐसा एक राजनीतिक संकेत भी मिलता है कि विधायक होना ही सब कुछ नहीं होता है। लोकसभा के पैटर्न अब बदल गए हैं, यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर वोट पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर निकल कर आते हैं। तो ये एक विषय निकल कर आता है और एक लगभग 6.25 लाख वोटों की जीत सीपी जोशी के हिस्से आती है। ये 3 विश्लेषण किए हैं। अब चौथा चुनाव है 2024। उससे पहले थोड़ा सा आंकड़े 2023 के टटोल लेते हैं कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आखिर स्थिति रही क्या। तो उसमें भी स्थिति कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा सुखद है नहीं। 8 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे जीते हैं। 6 विधायक भाजपा के पास है, 1 विधायक है कांग्रेस के पास, जो कि मावली क्षेत्र से है। और मावली क्षेत्र के बारे में बताना जरूरी समझता हूं, बहुत छोटे मार्जिन से कांग्रेस के पुष्कर लाल डांगी चुनाव जीत कर गए और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के बागी कुलदीप सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जो तकरीबन 30 से 32,000 वोट लाए और बहुत बड़ा कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की हार का। बहुत छोटे अंतर से पुष्कर डांगी यहाँ से जीत के गए हैं। और 1 सीट चित्तौड़गढ़ की, जो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ था, जिस पर विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें टिकी हुई थी। 2 बार के लगातार जीतने वाले विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया जाता है, वो निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं और अपनी सीट निकाल ले जाते हैं। तो ये 1 सीट निर्दलीय के तौर पर चंद्रभान सिंह आक्या के खाते में आई थी। तो अब अगर इन आंकड़ों को देखें तो सीपी जोशी के लिए ज़्यादा समस्याएं होनी नहीं चाहिए। इन आंकड़ों के अगर विस्तार में जाएंगे तो जो इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, उदयलाल आंजना, वो स्वयं भी विधानसभा का चुनाव इस बार हार गए। परंतु कहा यह जा रहा है कि मामला वहां थोड़ा मजेदार बनता दिखाई दे रहा है, मामला थोड़ा रोचक बनता दिखाई दे रहा है और रोचकता के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। रोचकता के कारण यह बताए जा रहे हैं कि कई जगह पर कुछ नाराजगियों के माहौल भी बन रहे हैं। कहीं पर यह भी चर्चाएं चल रही है कि नरेंद्र मोदी का भी अब वो माहौल दिखाई नहीं देता है जो माहौल 2014 और 2019 में महसूस किया गया था। उस पर मैं एक अलग एपिसोड भी बनाऊंगा। और सबसे बड़ा प्रश्न वहां से जो निकल कर आता है कि क्या ये मंच पर हंसते मुस्कुराते एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे को समर्थन के वादे करना, दावे करना, जिनमें कि चंद्रभान सिंह आक्या को मना लिया गया है। कहा जाता है कि कुलदीप सिंह चुनावत को पार्टी में लेकर आ गए हैं, एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से रणधीर सिंह भिंडर भाजपा के हो गए हैं। मगर क्या ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ धरातल पर भी उसी तरह से काम करेगी जैसा पार्टी उम्मीद कर रही है, जैसा सीपी जोशी उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि पलड़ा अभी भी भाजपा का भारी बताया जाता है, पलड़ा सीपी जोशी का भारी बताया जाता है। अगर कोई मुकाबले जैसी बात है तो यह भी कहीं ना कहीं कुछ और अलग आसार पैदा कर ले तो अलग विषय है। बाकी अभी तक स्थितियाँ परिस्थितियाँ भाजपा के पक्ष की बताई जाती है। परंतु जो आंकड़े थे, मैं ये कोशिश कर रहा था कि आंकड़े आप तक पहुंचाऊं। मुकाबला कितना मजेदार होगा, मुकाबला कितना रोचक होगा, उसके लिए कभी ग्राउंड पर जाकर भी बात करेंगे, लोगों के बीच में जाने की भी कोशिश करेंगे। चुनावी और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, अगर आपको पता हो तो वो भी आप हम तक भेज सकते हैं चित्तौड़ के इस परिदृश्य में। मगर आंकड़े ये कहते हैं कि वातावरण हो सकता है कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है।
परिणाम 4 जून को पता चलेंगे। हम भी कोशिश करेंगे लगातार अलग अलग क्षेत्रों के विश्लेषण, अलग अलग क्षेत्रों के माहौल, अलग अलग क्षेत्रों के राजनीतिक रोमांच आप तक पहुंचाते रहें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।